हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हमने नागरिकता लेसन शुरू करा था। उसके मैंने आपको कुछ पॉइंट बता दिए थे। आर्टिकल 5 से 8 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। इस लेक्चर में मैं उससे आगे के पॉइंट आपको बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं जो मैंने पढ़ाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। मैंने आपको नागरिकता बताई थी। नागरिकता क्या होती है? नागरिकता होती है एक फैसिलिटी। नागरिकता एक तरह की फैसिलिटी है जो आपको नागरिक होने के नाते मिलती है। नागरिकता क्या है? नागरिकता एक सुविधा है, एक फैसिलिटी है जो आपको नागरिक होने के नाते प्राप्त होती है। नागरिकता में जैसे आपको राइट टू वोट, चुनावी प्रतिनिधित्व का अधिकार, आपको आइडेंटिटी मिलती है ना, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा, इस तरह की चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। ठीक, तो नागरिकता आपको समझ में आ गई। नागरिकता क्या है? नागरिकता एक तरह की फैसिलिटी है, आपको किसी देश के नागरिक होने के नाते आपको प्राप्त होती है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है, यानी एकल नागरिकता है। हम भारत के नागरिक हैं और राज्यों के निवासी हैं, ठीक है। कहाँ से लिया है हमने नागरिकता का प्रावधान? यूके यानी ब्रिटेन से लिया है। हमारी नागरिकता किससे प्रभावित है? ब्रिटेन से प्रभावित है, ठीक है। यूएस में कौन सी है? यानी अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ राज्य के भी नागरिक होते हैं और देश के भी नागरिक होते हैं। मैंने आपको आर्टिकल 5 तक बता दिया था। आर्टिकल 5 से शुरू होता है हमारा भारतीय संविधान में भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 5 कहता है प्रारंभ से नागरिकता, प्रारंभ से, थोड़ा राइटिंग का इशू है, मैनेज करेंगे। प्रारंभ से, लेकिन आपको कंटेंट समझ में आएगा। प्रारंभ से नागरिकता, किसके प्रारंभ से? संविधान के प्रारंभ से। नागरिकता किसके प्रारंभ से? संविधान के प्रारंभ से। आर्टिकल 5 कहता है प्रारंभ से नागरिकता। इसी तरह आर्टिकल 6 कहता है जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके संबंध में प्रावधान करता है। कब आए? 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत आए हैं तो उनको नागरिकता, पहले वाली प्रारंभ से नागरिकता के प्रावधान के तौर पे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद, इस डेट के बाद आते हैं वो भारत में, तो उन्हें परमिट व्यवस्था के तहत नागरिकता मिलेगी। इस डेट का महत्व यही है कि इसके बाद से परमिट व्यवस्था लागू होती। तो ये दूसरा प्रावधान करता है कि पाकिस्तान से भारत जो नागरिक आए हैं, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हैं तो उन्हें सामान्य तौर पर नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर इस डेट के बाद भारत आते हैं तो उन्हें परमिट व्यवस्था के तहत नागरिकता लेनी होगी। फिर आर्टिकल 7 मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 7 के कुछ नागरिक ऐसे थे जो भारत की स्वतंत्रता से पूर्व ही, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत छोड़कर चले गए थे। तो उनके लिए कि वो 1 मार्च 1947 से 1947 से पहले ही, यानी इतने तक, इस डेट से पहले वो पाकिस्तान चले गए थे। फिर उसके बाद, लेकिन संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1949 से पहले, 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उससे पहले वो आ गए थे, लेकिन हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले वो चले गए थे। तो उनका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 7 में। उनके लिए जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 7 के तहत किया गया है। आर्टिकल 8 यानी अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय नागरिक, कोई भी नागरिक विदेशों में घूम सकता है, यानी विदेशों में भ्रमण कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, शिक्षा आदि के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। इससे आगे हम आज के लेक्चर में करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, संविधान में नागरिकता के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए थे। संविधान सिर्फ इस बात को बताता है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय भारत के नागरिक कौन है। इसके अलावा जो भी व्यवस्था नागरिकता से रिलेटेड की गई वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत की गई, ठीक है। तो संविधान अगर किसी व्यवस्था को लेकर थोड़ा कमज़ोर है या फिर हम कहेंगे किस प्रावधान पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, तो नागरिकता के प्रावधान पर संविधान
में अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। तो इसका ध्यान रखना है कि संविधान में नागरिकता से रिलेटेड कम दिया गया था। सिर्फ इतना बताया गया था कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत के नागरिक कौन है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज का हमारा जो लेक्चर शुरू होगा वो होगा नागरिकता अधिनियम 1955। क्योंकि संविधान जब लागू हुआ उसके बाद देश का विभाजन ऐसी स्थिति थी कि हम कठोर नियम नहीं बना सकते थे, तो संविधान निर्माताओं ने नागरिकता संबंधी अधिनियम नियम बनाने के लिए संसद पे छोड़ दिया कि जैसे जैसे आप सिचुएशन देखेंगे उस हिसाब से आप नियम बनाएंगे। ठीक, तो हमने नागरिकता अधिनियम, सबसे पहला अधिनियम लाए नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें समय समय पर संशोधन हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला संशोधन हुआ 1986 में, फिर 1992 में, 2003 में, 2005 में और अब हाल ही 2019 में CAA NRC। ठीक, तो 5 संशोधन हुए हैं अभी तक। तो नागरिकता अधिनियम नागरिकता से रिलेटेड पहला अधिनियम था। संविधान नागरिकता के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं करता, तो संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान किए। पहला अधिनियम था। पीछे पूछा गया है कि नागरिकता से संबंधित पहला अधिनियम कौन सा था, तो नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिक 5 प्रकार से नागरिकता अधिनियम के अनुसार नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिक निम्नलिखित 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब नागरिकता अधिनियम के तहत 5 विधि बताई गई जिसके तहत कोई भी व्यक्ति नागरिकता भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, पहला तो कि नागरिकता अधिनियम 1955 पहला अधिनियम था जो नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान करता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि कितने प्रकार की विधियाँ हैं जिस विधि से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। तो 5 विधियाँ हैं। पहली है जन्म के आधार पर। पहले तो ये संशोधन लिखेंगे। ठीक है, कितने संशोधन हुए हैं अभी तक? 5 संशोधन हुए हैं, 1986 में, 92 में, 2003 में, 2005 में और हाल ही 2019 में। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 में। अब पहला है बाई बर्थ। कोई भी व्यक्ति कैसे नागरिक बनता है? पहला 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार बाई बर्थ, यदि किसी का जन्म भारत में हुआ हो। पहले तो ये प्रावधान जब लागू हुआ था तो इसमें यह था कि किसी का जन्म भारत में हुआ, भारत का नागरिक। अब इससे कई सारी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हुई कि बहुत सारे प्रवासी ऐसे हैं जो भारत में आए और वहाँ किसी का जन्म हुआ तो वो भारतीय नागरिक बन गया। कोई घूमने आया, अगर वहाँ किसी का जन्म हुआ भारत में तो भारतीय नागरिक बन गया। इसीलिए इसमें संशोधन किया गया पहला 1986 में कि अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक या माता या पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। तो जन्म के आधार पर कैसे आप समझेंगे कि पहले तो किसी को भी दे दिया जाता था, जिसका जन्म भारत में हुआ भारत का नागरिक। लेकिन 1986 में 1986 में संशोधन किया गया और संशोधन से ये प्रावधान किया गया यदि जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसके माता पिता या तो दोनों या दोनों में से कोई एक भारतीय हैं तो वो जन्म के आधार पर उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। जैसे कि हमारे माता पिता भारतीय हैं तो हम भी भारतीय हैं। तो जन्म के आधार पर नागरिकता आपको समझ में आई होगी कि पहले तो किसी को भी नागरिकता जिसका जन्म भारत में हुआ वो भारतीय नागरिक बन जाता था। लेकिन 1986 में संशोधन किया गया और संशोधन से ये प्रावधान किया गया कि किसी बच्चे के माता पिता या माता पिता में से दोनों में से कोई एक भारतीय हैं तो बच्चा भी बच्चे को भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो यही लिखा है, यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक होगा। किंतु 2 अधोलिखित अपवाद हैं, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। ये आपको समझ में आया? 26 जनवरी 1950 जहाँ से हमें प्रारंभ से नागरिकता मिली हुई है, उसके बाद से अगर किसी का जन्म भारत में होता है भारत का नागरिक कहलाता है। ठीक है, विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे। अब कुछ ऐसे फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, जैसे इंडिया की बहुत सारे डिप्लोमेट्स बाहर के विदेशों में हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे बाहर विदेशों में पैदा हुए हैं तो वो बाहर विदेशों के नागरिक बन जाएंगे। जैसे इसी प्रकार
विदेशों के डिप्लोमेट्स भी, यानी फॉरेन डिप्लोमेट्स भी, जैसे आपने IFS ऑफिसर सुने हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो ये डिप्लोमेट्स होते हैं, ये बाहर रहते हैं इंडिया से। तो ऐसा नहीं है कि ये अगर इनके बच्चे बाहर पैदा हुए हैं तो उनको विदेश की नागरिकता मिल जाएगी, वो भारतीय नागरिक रहेंगे। इसी प्रकार जो विदेशी राजनयिक हैं, विदेशी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, उनके बच्चों का जन्म अगर भारत में होता है तो वो भारत के नागरिक नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला अपवाद। दूसरा, शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में जन्मे उनके बच्चों को जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। अगर कोई भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी या किसी शत्रु के अधीन है तो वहाँ पर अगर किसी बच्चे का जन्म होगा तो वो भारतीय नागरिक नहीं कहलाया जाएगा। ठीक, समझ में आया? जन्म के आधार पर नागरिकता। ठीक है, अगर किसी बच्चे के माता पिता या माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो वो जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यही कहा गया है जन्म से नागरिकता में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 पारित किया गया, जिसके अनुसार जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना अब आवश्यक कर दिया गया। पहले ये प्रावधान नहीं था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि बाई बर्थ नागरिकता का प्रावधान क्या किया गया है, किस में किया गया है, नागरिकता अधिनियम 1955 में। नेक्स्ट है वंश के आधार पर, बाई डिसेंट। वंश परंपरा के आधार पर। देखो, हमें नागरिकता कैसे प्राप्त है? वंश के आधार पर। हमारे पिता भारतीय नागरिक, हमारे माता पिता भारतीय नागरिक, ठीक, उनके माता पिता नागरिक भारतीय नागरिक, तो हम भी भारतीय नागरिक। तो हमें नागरिकता किस आधार पर प्राप्त है? वंश के आधार पर। ठीक, पहले इसमें संविधान में प्रावधान था कि वंश जो चलेगा पिता के आधार पर चलेगा, लेकिन 1992 में प्रावधान किया गया कि वंश के लिए माता या पिता दोनों या दोनों में से कोई एक अगर भारतीय हैं तो वंश के आधार पर उनके बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो वंश समझ में आया? जो हमारा संविधान है उसमें पिता को वंश माना था, लेकिन 1992 में संशोधन किया गया और माता और पिता दोनों को माना गया और वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किया गया। भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक, समझ में आया? जन्म के समय अगर माता पिता या दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो उस व्यक्ति को वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। हमें किस आधार पर नागरिकता प्राप्त है? हमें जन्म के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त है और वंश के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त है। गंतव्य है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेशों में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, जो मैंने आपको भी बताया कि पहले संविधान पिता को वंशज मानता था कि पिता के वंश के आधार पर ही व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, लेकिन 92 में संशोधन किया गया और माता के वंश के आधार पर भी नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, जैसे सानिया मिर्ज़ा, उन्होंने वो भारत की हैं, भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उन्होंने शादी पाकिस्तान की शुएब अख्तर से। तो अगर वो अपने बेटे को वंश के आधार पर नागरिकता देना चाहती हैं तो उनके बेटे को वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक क्लॉज जोड़ा गया 3 दिसंबर 2004 को। 4 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में उसके जन्म का पंजीकरण ना कराया हो। अब देखो यहाँ पर एक सिचुएशन लगा दी अलग से कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर जैसे भारत के विदेशों में दूतावास होते हैं तो वहाँ पर अगर कोई भारतीय नागरिक है विदेशों में, ठीक, और उसके बच्चे को अगर भारतीय नागरिकता चाहिए तो उसे 1 साल के अंदर अंदर भारतीय जो दूतावास है, वाणिज्यिक दूतावास है विदेशों में, वहाँ पर पंजीकरण कराना होगा। उसके बाद उसे वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि वंश के आधार पर नागरिकता का क्या प्रावधान है और 2004 के बाद क्या क्या क्लॉज जोड़े हैं। अगर 1 साल में पंजीकरण नहीं कराया गया तो फिर नागरिकता वंश के आधार पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 2 हमने पढ़े, वंश जन्म के आधार पर और वंश के आधार पर। तीसरा है हमारा पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई एक पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। पंजीकरण हेतु आवेदन कराने की तिथि 6 माह अब 7 वर्ष हो गई है।
7 वर्ष, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 7 ईयर्स, यहाँ ठीक करेंगे 7 ईयर्स, 7 वर्ष। पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति, ये पीछे टाइपिंग में मिस्टेक कर दिए, इसका पंजीकरण का मतलब हो गया कि रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन आप नागरिकता कैसे ले सकते हैं। ठीक, पहले तो आपको 7 साल लगातार, ठीक, लगातार कंटिन्यूसली इंडिया में रहना पड़ेगा। और अगर कोई विदेशी महिला किसी भारतीय नागरिक से विवाह करती है तो उसे भी 7 साल भारत में रहना होगा लगातार। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कराएगी और फिर उसके बाद संसद उस पर विचार करेगी कि भारत की नागरिकता उसे देनी है या नहीं। तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर पहले 6 माह था, लेकिन उसे 7 वर्ष कर दिया, ये 5 नहीं है 7 है। तो 7 वर्ष लगातार आपको भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद आप पंजीकरण कराएंगे यानी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद संसद उस पर विचार करेगी कि आपको नागरिकता देनी है या नहीं। जैसे मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया कि अगर कोई विदेशी महिला किसी भारतीय नागरिक से विवाह करती है तो उसे लगातार 7 वर्ष भारत में रहना होगा। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 7 वर्ष बाद। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है देशीकरण, बाय नेचुरलाइजेशन। देशीकरण का मतलब है, पहले तो अगर देशीकरण द्वारा आपको नागरिकता चाहिए तो उसके लिए पहले आपको 10 वर्ष लगातार भारत में रहना पड़ेगा। और उसके बाद आप किसी एक भारतीय भाषा को जानते हो, एक भारतीय भाषा को जानते हो। और तीसरा, कोई भी भारतीय कला, साहित्य या विज्ञान में आपकी रुचि होनी चाहिए। ठीक, देशीकरण के लिए अगर आप देशीकरण द्वारा अगर आपको नागरिकता चाहिए तो आपको 10 साल लगातार, ऐसे नहीं गैप से कि 1 साल रह गए फिर दूसरे साल, लगातार 10 साल तक रहना पड़ेगा। एक भारतीय भाषा को जानते हो, कला, साहित्य, विज्ञान में आपकी रुचि है तो आपको 10 साल बाद आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर उसके बाद संसद विचार करेगी कि आपको नागरिकता देनी है या नहीं। कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है अपने देश की नागरिकता परित्याग कर दे, जिस देश का वो नागरिक है उस देश की नागरिकता का परित्याग करेगा और भारत सरकार को इसकी सूचना देगा कि जिस भी देश का वो नागरिक है उसने अपनी नागरिकता त्याग दी है। और भारतीय नागरिकता के आवेदन से पूर्व कम से कम 1 वर्ष लगातार भारत में रह रहा हो और उसके साथ साथ 1 वर्ष पूर्व भी कुल मिलाकर कम से कम 7 वर्ष तक, 7 नहीं है 10 है, टाइपिंग मिस्टेक है, 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो एवं संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और वह भारत सरकार के देशीकरण के प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत का नागरिक बन सकता है। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियराइजेशन के लिए कि जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसी तरह की लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है 10 साल तक रहना पड़ेगा, एक भारतीय भाषा को जानता हो और कला, साहित्य, विज्ञान में रुचि रखता हो तो वो देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा भूमि अर्जन। भूमि अर्जन का मतलब सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, अगर भारत किसी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेता है तो उस क्षेत्र के नागरिक भारत के नागरिक बन जाएंगे। यही यहाँ पर यह है, यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में उसका विलय कर दिया जाए, जैसे कि हमने सिक्किम का किया था 1975 में, सिक्किम का विलय भारत में हुआ था तो वहाँ के नागरिक जो सिक्किम के नागरिक थे भारतीय नागरिक बन गए। ठीक, उसका विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र के निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक, भूमि अर्जन द्वारा अगर भारत किसी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेता है तो उसके नागरिक भारतीय नागरिक बन जाएंगे। किसके द्वारा? भूमि अर्जन द्वारा। तो 5 विधियां बताई मैंने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि अर्जन द्वारा। अब ऐसी ही नागरिकता की समाप्ति का भी प्रावधान किया गया है। जिस तरह आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं तो आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। तो इसके लिए क्या क्या प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से नागरिकता जा भी सकती है। पहला, स्वैच्छिक त्याग। यदि कोई व्यक्ति किसी विदेश की नागरिकता स्वयं प्राप्त कर ले और उस भारत की नागरिकता को त्याग दे तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। एक व्यक्ति जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसा नहीं है कि कोई अवयस्क है या उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो नागरिकता उसकी ले ली जाएगी। अगर वो पूर्ण आयु और क्षमता का है
और वो भारत की नागरिकता की समाप्ति की घोषणा करता है तो वो स्वैच्छिक त्याग के तहत आएगा और उसकी नागरिकता चली जाएगी। इसी तरह बर्खास्तगी, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या कोई फर्जी तौर पर भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, तो दो तो ये हो गई। तीसरी, वंचित। सरकार या संसद आपको वंचित भी कर सकती है आपकी नागरिकता से। कैसे? केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किए हों और उसकी कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। ठीक, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। ये पीछे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिकता अधिनियम के तहत वंचित में नागरिकता जा सकती है, निम्नलिखित में से इसके प्रावधान हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्षों के लिए कैद हुई हो, तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि इसमें वंचित द्वारा आपकी नागरिकता जा सकती है। और अच्छा, एक बात और, ये बर्खास्त वाला जो पॉइंट है, ये अगर भारत में युद्ध चल रहा है तो ये प्रावधान लागू नहीं होगा। स्वेच्छा से त्याग कर दे और अन्य नागरिकता स्वयं चली जाएगी अगर वो किसी और देश की नागरिकता लेता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, अगर भारत में युद्ध चल रहा है तो उस टाइम पे ये वाला क्लॉज लागू नहीं होगा। तो पीछे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा क्लॉज है नागरिकता समाप्ति के तहत कि जब भारत में युद्ध चल रहा हो तो वो लागू नहीं होगा। कौन सा? बर्खास्तगी वाला। आर्टिकल 10, किसी व्यक्ति को नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही नागरिकता ली जा सकेगी, अन्य किसी प्रकार से नहीं। आर्टिकल 10 कहता है किसी व्यक्ति को संसद की विधि द्वारा अन्य किसी भी प्रकार से नागरिकता नहीं ली जा सकती। ठीक है, तो नागरिकता लेने की 5 विधियां, सीने की 3 विधियां। ठीक, आर्टिकल 8 तक तो मैंने आपको समझा दिया। आर्टिकल 9 कहता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी विदेशी नागरिकता लेने पे भारत की नागरिकता की समाप्ति। भारतीय नागरिकता की समाप्ति, यानी आर्टिकल 9 नागरिकता की समाप्ति से रिलेटेड है। अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 10 यानी अनुच्छेद 10 कहता है ये नागरिकता की निरंतरता का अधिकार देता है, यानी नागरिकता की निरंतरता। अभी मैंने आपको बताया कि संविधान की विधि के अतिरिक्त किसी भी भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये नागरिकता की निरंतरता की व्यवस्था करता है। ठीक है, यानी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन बनाएगा? संसद, यानी संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाएगी। और इसका ड्राफ्ट कौन तैयार करेगा? कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। नागरिकता अधिनियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है? संसद को। और कौन से मंत्रालय के तहत? गृह मंत्रालय के तहत। आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता की निरंतरता का प्रावधान करता है। और आर्टिकल 9, अगर कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इससे आगे आपके थोड़ा सा चैप्टर और बच रहा है, उसको हम अगले लेसन में कंप्लीट करेंगे। ये आपको समझ में आया होगा। आज हमने आर्टिकल 5 से 11 तक कंप्लीट किए हैं।
अब आगे के लेसन में थोड़ा NRC, CAA वो रह गया है और थोड़ा सा NRI और OCI कार्ड वाले विदेशी नागरिक वो रह गए हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।